नमस्कार, अंतिमबाजी में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं मिहिर भाई और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज मार्केट को जो एग्जिट पोल चाहिए था वो तो मिल गया, लेकिन बाजार वैसा नहीं चला जो एग्जिट पोल से उम्मीद थी कि क्लैरिटी के बाद चलेगा, बल्कि क्लैरिटी का सी तो छूट गया वापस। वो था कंफ्यूजन। क्लैरिटी से कंफ्यूजन हो गई है कि बाजार के अंदर करें क्या। आज ट्रेडर्स शायद कल के एग्जिट पोल देखने के बाद ये उम्मीद कर रहे थे मिहिर कि 9000 का लेवल आपको दिख जाएगा। आज ऐसा हुआ नहीं। मैं आपसे सवाल पूछूंगा और मैं इसका एनालिसिस भी आपसे समझूंगा, लेकिन इस बीच फटाफट से पहले देख लेते हैं इस समय मार्केट के अंदर क्या हो रहा है और कौन कौन से एक्सिस पॉइंट्स थे जिस पे आज बाजार पूरा चलता हुआ दिखा। 19 अंकों का नुकसान। आप मान लीजिए, यकीन कर लीजिए, एग्जिट पोल के बाद के ये नंबर है। आज सुबह ठीक खुला, मेंटेन रहा 12 बजे तक, लेकिन उसके बाद बाजार अपनी रिदम धीरे धीरे खोता हुआ दिख रहा है। सेंसेक्स में भी लाल निशान है, लेकिन ये जो गिरावट है, अपॉर्चुनिटी का दूसरा मौका है जो एग्जिट पोल के बाद आपको मिल रही है, क्योंकि 3 दिन की लंबी छुट्टी के बाद ये तो तय है कि बाजार जो करेगा वो गैप के साथ करेगा, या तो अप या तो डाउन। ये इसलिए आपको एक दूसरा मौका है, ये समझने की कोशिश होगी। इंडिया विक्स इस समय 3.5% नीचे है। ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी का स्तर आपको बढ़ाना होगा। अब आप उस 50 पॉइंट की नैरो रेंज से बाहर आ जाइएगा। आईटी को छोड़ सभी इंडेक्स में आज मुनाफा वसूली हो गई है। ये इस वजह से भी हो सकती है क्योंकि 3 दिन की लंबी छुट्टी है। एक कैलकुलेटेड इफेक्ट हो सकता है बाजार पर नतीजों का पड़े, लेकिन क्या सौदे रखे जाए ना रखे जाएं, इसमें उन लोगों का पलड़ा भारी हो सकता है जो मुनाफा वसूली करना चाहते हैं। चुनावी नतीजे और लंबी छुट्टी के बाद सौदे कुछ हद तक बाजार में कटे हैं और आज शाम को आईपी के आंकड़े भी आने वाले हैं। खैर, ये इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखेगा, लेकिन फिर भी एक औपचारिक ये कह सकते हैं कि होती हुई दिखेगी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आज का दिन ब्लॉक डील का दिन था। एडलवाइस में सुबह सुबह ब्लॉक डील जो हुई उसने आज काफ़ी ट्रिगर किया और एडलवाइस अपने आप में करीब 2% ऊपर है। लेकिन मेरा एक बेसिक सवाल है, ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं है बल्कि मिहिर ये उन तमाम ट्रेडर्स का सवाल है जो आज पूछना चाहते थे। मैं खुद जब रात को मैंने नंबर्स देखे तो मेरा आंकलन ये था कि कम से कम 9000 तो हम खोलेंगे। ऐसा आज हुआ क्यों नहीं मार्केट के साथ? ये देखिए, एक्चुअली आपने जो सवाल पूछा है ना, उसका जवाब भी इसी में छुपा हुआ है। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया शुरू में कि सबको उम्मीद थी। और सबको उम्मीद थी इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि मार्केट ऑब्लाइज नहीं करेगा। मार्केट को जिस दिन करना है उसी दिन करेगा। लेकिन मैं अभी भी एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा, देखिए, एग्जिट पोल को एक हद से ज़्यादा तवज्जो मार्केट देगा नहीं, क्योंकि पहले 2 बार अपने हाथ जला चुका है एग्जिट पोल। लेकिन मार्केट को तो जो चाहिए था वही नंबर्स आ रहे हैं, 202 के ऊपर आ रहे हैं, तो इसीलिए करेक्ट भी नहीं हो रही है। आप ये देखिए कि एक मार्केट में जनरली क्या कहते हैं, बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़। तो मार्केट एग्जिट पोल मतलब आधी न्यूज़ आ गई, और वो आधी न्यूज़ वो है जो मार्केट को चाहिए थी। इसके बाद भी वी हैव नॉट सीन द मार्केट क्रैकिंग। आप 9000 के लेवल पे खड़े हैं। निफ्टी नॉन स्टॉप 1000 पॉइंट की रैली दे चुका है। उसके बाद एक दिन अगर आपको मार्केट सॉफ्ट दिख रहा है, 25-30 अंकों की गिरावट दिख रही है, 50-60 की भी अगर दिख रही है इंट्राडे हाई से अगर आप देखें, इट इज़ नॉट अ कॉज ऑफ कंसर्न। एंड मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो अक्सर इस तरह के मौके का एक्चुअली इस्तेमाल करते हैं माल लेने के लिए। क्योंकि आप ये भी सोचिए कि कितने लोग हैं जिनके हाथ से माल छूटा हुआ है, जो कि फेंस पे हैं, जिनको मिला नहीं था। तो ये उनके लिए तो ये गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, एक और चीज़, अब सोमवार को तो छुट्टी होगी, मंगलवार को जब बाजार खुलेगा तो ये एक दूसरी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, एग्जिट पोल के बाद वाली अपॉर्चुनिटी जहाँ पे माल भरा जा सकता है, क्योंकि गैप के साथ तो होगा, बाजार ही तो तय है। देखिए, वो हो सकता है, बट आई थिंक सोमवार को भले इंडियन मार्केट्स बंद है, लेकिन जो रिजल्ट्स हैं उसे बुनाने के लिए आप सिंगापुर निफ्टी पर ट्रेड कर सकते हैं और वहाँ पर वो रिफ्लेक्ट करेगा भी काफ़ी हद तक। तो मंगलवार को भारत में जो ट्रेड होगा वो इनफैक्ट थोड़ा सा बफर के साथ होगा, क्योंकि 48 घंटे जा चुके होंगे, तब तक क्लैरिटी आ चुकी होगी कि होगा क्या। लेकिन अब चलिए, आपने चुनाव की बात छेड़ी ही है, तो इस पर हमारी ख़ास पेशकश में हमारे साथ एक ख़ास मेहमान भी जुड़े हैं। शाहनवाज हुसैन जी हमारे साथ जुड़े हैं इस समय। क्विकली उनसे बात करते हैं। शाहनवाज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमने तो ये भी सुना है कि एग्जिट पोल आने से पहले ही बीजेपी के कार्यालयों में तैयारी शुरू हो चुकी थी, लड्डू बनना शुरू हो गया था, ये वो। तो थोड़ी जल्दबाजी तो नहीं है? नहीं, अभी कोई लड्डू हमने नहीं बांटे हैं, लेकिन नहीं बांटे नहीं है, बने हैं। प्रवक्ताओं की बैठक हमारे संगठन मंत्री जी के साथ ऐसे हम लोग बैठे थे। हाँ। और बातचीत हुई थी, लेकिन जो हमारा फीडबैक है, क्योंकि हम कैडर बेस्ड पार्टी हैं, आप जानते हैं कि 11 करोड़ तो हमारे सदस्य हैं, तो कोई भी सैंपल हमारा सबसे बड़ा होता है, क्योंकि हमारे पास, हम अन्य पार्टियों की तरह हवा में नहीं हैं, हम तो ज़मीन से वर्कर से, बूथ से एक रिपोर्ट आती है। तो शुरू दिन से
ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जो लोकप्रियता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो साख है और अमित शाह जी की जो मेहनत है उसका नतीजा ऐसा आएगा। और हम लोग क्योंकि जब घूम रहे थे यूपी में तभी अंदाज़ा लग रहा था कि कहीं कोई मुकाबले में नहीं है। ये सही है कि चर्चा में हर पार्टी रहना चाहती है और उसने चर्चा की, कुछ भ्रम भी पैदा किया, तो हम लोगों कॉन्फिडेंट ही थे। और कल फिर एग्जिट पोल आया तो उसके बाद पूरे देश के लोग कॉन्फिडेंट हैं। और अब लग रहा है कि अगर जो आपका जी का अगर मेगा एग्जिट पोल कह दें, जी ने जो सबको मिला के किया, पोल ऑफ पोल, उससे साफ स्पष्ट है कि 4 राज्य में हमारी सरकार स्पष्ट बहुमत से बनेगी और भारतीय जनता पार्टी अपार बहुमत प्राप्त करेगी। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। देश नरेंद्र मोदी जी के साथ है तो उत्तर प्रदेश और राज्य भी साथ है। हम 58% इलाके में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत हो जाएगी कल के बाद। अच्छा शाहनवाज जी, मेरा एक और सवाल भी है। ये पहाड़ से लेकर समुद्र तक कमल तो खिल रहा है, लेकिन पंजाब में आके मुरझा क्यों गया? अच्छा, एक तो ये है, और दूसरा मेरा सवाल ये भी है, अगर वैसे कार्ड पे लिखा होता है भूल चूक लेनी देनी, अगर 202 का नंबर नहीं आया तो ये भूल चूक लेनी देनी का मतलब क्या होगा? ये भूल चूक का मान लेंगे और ये लेनी देनी का मतलब क्या होगा कि कहाँ से आएंगे वो नंबर? ये भी बता दीजिए जरा। देखिए, जो लोग भी ऐसा सोच रहे हो, ये सही कहा आपने। कल ही मैंने एक एग्जिट पोल में जी पर बैठे हुए ही कहा था कि ऊपर पहाड़ से लेकर समुंदर तक हमारी कमल ही कमल है और बीच में गंगा जमुना भी है। तो जिधर गंगा बहती है और जमुना बहती है सब तरफ कमल ही कमल है। तो मैदान से लेकर समुंदर के किनारे तक तो माहौल ऐसा बन गया है, इसमें कोई शक की गुंजाइश हम लोगों को नहीं है। देखिए, जो एग्जिट पोल में जितने हमारे पक्ष में पोल आ रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा सीटों की हमें उम्मीद है। इसलिए भूल चूक लेनी देनी वाला जो मुहावरा है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं चलेगा। हम मानते हैं कि लोगों ने बहुत कोशिश की, डिमोनेटाइजेशन पर हमें घेरना चाहा, सर्जिकल स्ट्राइक पर लोगों ने प्रश्न खड़े किए। उनको मालूम होना चाहिए कि जनता नाराज़ होती इन चीज़ों से। देश उस मोड में है, मोदी मोड में है। लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री ईमानदारी से देश की खिदमत कर रहे हैं जी। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हैं वो हर चुनाव को गंभीरता से लड़ते हैं, चाहे वो मणिपुर का चुनाव हो या पंजाब का भी चुनाव। लेकिन पंजाब का जहाँ तक मैंने सवाल पूछा, पंजाब में हम एक जूनियर पार्टनर हैं। पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री भी हमारा नहीं, उप मुख्यमंत्री दोनों अकाली दल बादल वो पार्टनर आपको भारी पड़ रहा है क्या? सहयोग करते हैं। वो पार्टनर आपको भारी पड़ रहा है क्या शाहनवाज जी? हमारे लिए जी वो जो पार्टनर है, और इनफैक्ट मैं इसी के साथ और दो मुद्दे भी जोड़ देता हूँ कि बीजेपी, देखिए बीजेपी पार्टनरशिप में जहाँ पर भी है वहाँ पे पेन में भी है। आप महाराष्ट्र में देखिए शिवसेना बार बार आपको परेशान करता है, जम्मू कश्मीर में परेशान होते हैं आप, पंजाब की परेशानी तो दिख ही रही है नंबर्स में। ये पार्टनर्स इन पेन कुछ वाकई खरे अर्थ में लागू हो रहा है बीजेपी पे। शायद तलाक की जरूरत बीजेपी को ज्यादा हो गई है। देखिए, वो हमारे पुराने साथी हैं। जब अकाली दल बादल के लोग हमारे पुराने साथी हैं, वो लड़ाई है। मैं कह सकता हूं कि हर बार चुनाव से पहले अकाली दल भाजपा को पीछे बताया जाता है, जब 2 बार हुकूमत में भी आए। हो सकता है पंजाब में इम्प्रूवमेंट होगा, अब रिजल्ट आएगा। हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है। हमें लगता है कि हम 5-0 से भी जीत सकते हैं। लेकिन पंजाब में मुकाबला सख्त है। ये पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि वहाँ कांटे का मुकाबला है। लेकिन तो वहाँ ऊंट किस करवट बैठेगा वो वक्त बताएगा। बिल्कुल। लेकिन जो देखिए, जो ऑब्वियसली जो यहाँ पर जो जिसे कांटे की टक्कर कहते हैं या फिर जो प्रेस्टीज इश्यू है, और खुद प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी जिस तरह से उन्होंने कैंपेनिंग किया, वो है यूपी। यूपी में आप ये दावा कर रहे हैं कि पोल ऑफ पोल जो जी बिजनेस का है, जिसमें 224 सीटें हैं फिलहाल बीजेपी के पास, आप कह रहे हैं उससे भी आगे निकलेगा आपका आंकड़ा? जी, अभी तो देखिए, हम 47 सीट से हमें 285 तक दिया है टुडे चाणक्य ने। 47 थे हम, बिल्कुल। और पिछली बार 5 राज्यों को मिलाकर हम 112 थे, और यहाँ तो एक राज्य में हमको 200 से ऊपर मिलने वाले हैं। तो बहुत इम्प्रूवमेंट है। लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में हमें 73 सीटें मिली थी। प्रधानमंत्री से उत्तर प्रदेश के लोग बहुत प्यार करते हैं, वो काशी के सांसद हैं
उत्तर प्रदेश के अंदर जो विकास की धारा है उसको अवरोध करने में बहुत सारी कोशिशें राज्य की सरकार की तरफ से हुई थी। और जिस तरह उत्तर प्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार का बोलबाला था, उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया कि इस बार मोदी जी के साथ चलना है, भाजपा के साथ चलना है। और ये साफ दिख रहा था, जब हम लोग कैंपेन में भी गए तब साफ दिख रहा था कि यहाँ पर कोई मुकाबला नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत चर्चा में रहते थे वो लोग, यूपी को साथ पसंद है, लेकिन गायत्री प्रजापति का भी साथ उनके साथ था। तो अपने मंत्री जिन पर इतने बड़े मुकदमे थे उनको बचाने में वो लोग लगे हुए थे। इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर अब कोई भी शंका, किंतु, परंतु, बट, लेकिन इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ये सब शब्द उत्तर प्रदेश में अब नहीं है। लोगों ने मन बना लिया और एग्जिट पोल में भी उसका नतीजा आ गया। हमारे पास जो फीडबैक है भारतीय जनता पार्टी के पास, वो साफ कहता है कि उत्तर प्रदेश नरेंद्र मोदी जी के मन की सरकार बनेगी, उत्तर प्रदेश के लोगों की मन की सरकार बनेगी, भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त सरकार बनेगी, सुशासन युक्त सरकार बनेगी। और उत्तर प्रदेश में जो हमने वादा किया है उन सब वादे को पूरा करेंगे। देखिए, आपका बिजनेस चैनल है, आप देख सकते हैं कि अगर राजनीति खराब होती है तो उससे बिजनेस पर असर पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, इकोनॉमी खराब होती है। उत्तर प्रदेश जीतेंगे तो देश एक दिशा में जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये अच्छी बात है कि आपने भी ये माना, क्योंकि मुझे तो डर ये था कि कहीं अगर आपके पक्ष में आंकड़े नहीं हुए तो फिर बीजेपी ये ना बोले कि ये तो केंद्र का चुनाव थोड़ी ही था और ये कोई प्रधानमंत्री मोदी पर रेफरेंडम नहीं है, जबकि हकीकत तो है कि ये रेफरेंडम है, खासकर नोट बैन पर और प्रधानमंत्री मोदी पर, बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट लाइक रेफरेंडम नहीं कह सकते, लेकिन जो मुद्दे उठाए लोगों ने उन पर उनको जवाब जनता ने दे दिया। तो है, मोदी वर्सेस ऑल वाली स्थिति है। और इसका पहला संकेत कल शाम को अखिलेश जी ने बीबीसी को जो इंटरव्यू दिया उसी में मिल गया कि एग्जिट पोल के आधार पर ही उन्होंने कहीं ना कहीं ये संकेत देना शुरू कर दिया कि भाई बीजेपी को पावर से बाहर रखने के लिए हो सकता है कि हमें आपस में साथ आना पड़े, चाहे वो एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, ये सब हो। आप इस पर क्या रिएक्शन देना चाहेंगे? देखिए बुआ, वो अभी चुनाव एग्जिट पोल क्या आया नहीं, उनको बुआ याद आ गई। मतलब आप ये कह रहे हैं कल नानी याद आएगी? एग्जिट पोल पे बुआ याद आ गई तो आप समझिए कैसा। नहीं, हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे उन्होंने नाम लिया। आप जानते हैं मैं शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करता हूँ, तो मैं किसी को हर्ट भी नहीं करना चाहता, लेकिन ये सही है कि कल एग्जिट पोल के नतीजे क्या है, अखिलेश जी को बुआ की याद आई। अच्छा शाहनवाज जी, एक चीज बताइए, ये बीजेपी ने अपने दम पर जीत हासिल की है या फिर समाजवादी पार्टी में जो ये पूरा दिखा, हाथ लेकर पकड़ा, ये उस वजह से बीजेपी को साथ मिल गया? क्योंकि एक्चुअली ना एक थोड़ा मुहावरा बदल देना चाहिए, काम बोलता है आपके साथ जोड़ देना चाहिए और सबका साथ सबका विकास उनके साथ जोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो तो सबको साथ लेना चाहते हैं। अब तो बहन जी को भी साथ लेना चाहते हैं, तो मुहावरा मेरे को लगता है ठीक है, लेकिन सिर्फ बदल देने का फर्क रह गया। अब देखिए, उनके जो भी चुनाव के मैनेजर थे उन्होंने अखिलेश यादव की नाकामी पर पर्दा डालने के लिए, मथुरा का पार्क कांड कब हुआ, एसपी द्विवेदी की हत्या कैसे हुई, वहां पर बलात्कार करके लोगों को, लड़कियों को पैर में किसके राज में टांगा गया, वहां पर भ्रष्टाचार रोड में कैसे हुआ, मेट्रो का उद्घाटन बिना चले कैसे हुआ, इन सब नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए पारिवारिक झगड़े को सामने ला दिया कि 3 महीने यही चर्चा हो, अखिलेश जी अच्छे हैं बाकी लोग खराब है। लेकिन बाद में उन्होंने किसका टिकट काटा? शिवपाल यादव को दे ही दिया, गायत्री प्रजापति को दे ही दिया, उनके जो लोग थे, जो बाहुबली थे, जिन पर अपराध के मुकदमे थे, उनको दे ही दिया। तो आप वो अपनी इमेज को अलग नहीं कर पाए, तो लोग परेशान थे। उनकी नाकामी भी है, लेकिन हमारी कामयाबी है कि लोगों ने देखा कि नरेंद्र मोदी ईमानदारी से मुल्क की खिदमत में लगे हैं। नरेंद्र मोदी के लिए जात धर्म नहीं, नरेंद्र मोदी के लिए 125 करोड़ हिंदुस्तानी की फिक्र करना, सबका साथ सबका विकास, सबको बराबरी देना। वो सत्ता में आएंगे तो केंद्र से जो पैसा जाएगा वो नीचे तक नहीं पहुंचता था, वो अब नीचे तक पहुंचेगा। ये यकीन से लोगों ने दिया। उत्तर प्रदेश के लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री को पूरी ताकत दो ताकि उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर को प्रधानमंत्री बदल के रख दें, और वो बदलेंगे इसको। आखिरी सवाल होगा शाहनवाज जी, आपसे काफ़ी वक्त आपका ले लिया है हमने, लेकिन एक आखिरी सवाल, एक तो कल आपसे मुलाकात होगी, तो कल इनफैक्ट आज आप ये जो दावा कर रहे हैं, कल हम आपसे सुनना भी चाहेंगे कि वाकई लड्डू बट रहे हैं बीजेपी के कार्यालय में। लेकिन ये राहुल गांधी
और उनका हाथ पकड़ने की जो कवायद थी अखिलेश की, वही कहीं भारी तो नहीं पड़ेगी ना यूपी में? देखिए, कांग्रेस का हाथ ऐसा है जिसके सर पे रखेंगे वो वही गायब हो जाता है। तो कांग्रेस तो जो खुद ही गायब हो गई, वो दूसरे को क्या मदद करेगी? तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ साइकिल में कांग्रेस का हाथ लग गया, तो उनको ये नहीं पता कि चेन उतार दिया उसी हाथ में। तो साइकिल की चेन उतारने का काम किया। अगर अखिलेश यादव के यहाँ से तो अभी आवाज़ उठने लगी। उनके एक मिनिस्टर ने कहा कि अगर वो बिना कांग्रेस के लड़ते तो अच्छा होता। अब दोनों एक दूसरे के लिए एक स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं। देखिए, हारेंगे तो कांग्रेस के लोग क्या कहेंगे वो मैं बता देता हूँ। मुझे पता लग गया क्या क्या लिखा उन्होंने कहा कि साहब, अखिलेश यादव के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, उनके खिलाफ माहौल था, हमें उनके साथ गठबंधन किया, इसके वजह से हार हुई है, कांग्रेस कहेगी। और समाजवादी पार्टी के लोग कहेंगे कि जनता में अखिलेश की इमेज तो अच्छी थी, लेकिन कांग्रेस का साथ आने से लोग नाराज़ हो गए, लोगों में भ्रम पैदा हो गया, इस वजह से हार गए। तो वो लोग एक दूसरे को ही ब्लेम करने वाले हैं, अपनी कमियां एक दूसरे के कंधे पर, यानी ब्लेम का साथ होगा। ऐसे उनका साथ लोगों को पसंद नहीं आया। कांग्रेस को वहाँ पर कोई बड़ी ताकत है नहीं। जो इंडिविजुअल कैंडिडेट लड़ते हैं वो थोड़ा वोट ले आते हैं, उसको कांग्रेस का वोट कह दिया जाता है। इसलिए सरकार बनेगी। इस बार की होली जो है वो बहुत उम्मीदों की होली है, और उत्तर प्रदेश और 5 प्रदेश और देश के लोग, ये चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में है, लेकिन पूरे देश में उसकी चर्चा है। पूरे देश के अंदर लोग इस बात को मानकर चल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश अगर भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो ये देश के लिए, इकोनॉमी के लिए, देश की तरक्की के लिए ये बहुत बड़ा कर्म होगा। लोगों का, उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद होगा। और जो नरेंद्र मोदी जी देश को जिस तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, इतनी बड़ी आबादी, उत्तर प्रदेश के तरक्की के बिना देश नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका बिजनेस चैनल है, इस नाते कहता हूं कि ये देश में अगर उत्तर प्रदेश, हमने देश जीता है, उत्तर प्रदेश भी जीतेंगे और 5 राज्य जीतेंगे, तो इससे देश के लिए बहुत बड़ा कदम होगा। देश मजबूत होगा, इकोनॉमी मजबूत होगी, देश तरक्की करेगा और हमारी जीडीपी और तेजी से बढ़ेगी। एक मैं मिसाल दे दूं कि वहीं पर मध्य प्रदेश है जिसका कृषि का इनकम 20% है और ग्रोथ है 20% का, और वहाँ पे उत्तर प्रदेश है जिसका ग्रोथ नेगेटिव में है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर सरकार अच्छी होगी तो कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, सब क्षेत्र में ग्रोथ होगा और देश के हित में ये बहुत बड़ा कदम होगा। नरेंद्र मोदी जी के नाम पर उत्तर प्रदेश के लोगों में जो उत्साह है उसी का प्रकटीकरण है जो एग्जिट पोल में आया। कल जब रिजल्ट आएगा तो मैं कहता हूं इससे ज्यादा सीटें आएगी जो एग्जिट पोल में दिख रही है। चलिए, बिल्कुल, तो यही उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज जी, वक्त निकालकर हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। एंड उम्मीद करते हैं कि कल भी इतने ही कॉन्फिडेंटली आप यूपी के विकास की बात करें। थैंक यू सो मच। लेकिन शाहनवाज हुसैन, बीजेपी के नेता, हमारे साथ इस समय मौजूद थे और उन्होंने कहा कि इनफैक्ट एग्जिट पोल, जिसका पोल ऑफ पोल का आंकड़ा 224 सीट्स का है यूपी पर, उससे भी आगे बीजेपी की टैली निकलेगी। अब अगर ये निकलने वाली थी, एक दो बड़ी खबर आ गई है इस बीच, वो आपको बता दें। एवेन्यू सुपरमार्ट्स यानी डीमार्ट का जो पेरेंट कंपनी है, उसका आईपीओ 52 गुना ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। 2 बजे तक 52 गुना ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। और इनफैक्ट डे 1 से आप देखिए इसमें रिटेल मैच करके चल रहा है। पहले दिन तो रिटेल का ओवर सब्सक्रिप्शन ज्यादा था उल्टा। दूसरा, निफ्टी लाल निशान में तो है लेकिन फ्लैट है, 3-4 अंकों की गिरावट 8923 पर, यानी 8900 को डिफेंड करने की कोशिश अब तक तो इसने सफल तरीके से की है, गया नहीं है इसके नीचे। तीसरा, टाटा मोटर्स पर अहम खबर आई है। टाटा मोटर्स ने फोक्सवैगन के साथ एक करार किया है जिसमें भारत में एक तो जो स्कोडा ब्रांड है फोक्सवैगन समूह का, उसे टाटा मोटर्स लीड करेगी, और दूसरा कुछ और मौके भारत में पैसेंजर व्हीकल्स के लिए वे तलाशने वाले हैं। तो ये 2-3 बड़ी खबरें हैं। हमारे साथ आशीष महेश्वरी हैं, शाहिना मुकद्दम है, राकेश बंसल हमारे साथ हैं। शुक्रिया आप लोगों का इस बातचीत में शामिल होने के लिए। क्विकली आशीष, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, टिपिकली इस तरह के मार्केट में ये होता है। देखिए, जो एग्जिट पोल, डिम्पी जो शो की शुरुआत में पूछ रहे थे कि एग्जिट पोल एक्सपेक्टेड लाइंस पर आया है, कोई मेजर अपसेट देखने को नहीं मिला है, बट मार्केट इज गिविंग अ वेरी सबड्यूड रिएक्शन। इस समय लाल निशान में भी है। मे बी इट वांट्स टू एक्चुअली सी कि कल वाकई नंबर्स क्या आते हैं। एंड दूसरा, क्या पता इन लेवल्स पर शायद माल खरीदा भी जा रहा हो। आपको क्या लगता है?
देखिए, मुझे लगता है कि एक तो थोड़ा यूफोरिया था एग्जिट पोल के रिजल्ट को लेके, वो इस बार कोई बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा कोई स्पेकुलेटिव पोजीशंस भी बिल्टअप नहीं हुआ था कि उनका लिक्विडेशन हो रहा हो या ट्रेडर्स ने कुछ अग्रेसिव पोजीशन लिया हो। तो मुझे लगता है कि मार्केट और जो ट्रेडर्स हैं वो एक बार जो रियल आउटकम है पोल का उसका इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 एग्जिट पोल में भी जो भी एग्जिट पोल्स आए थे वहाँ पे गलत साबित हुए थे या कोई बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं इमर्ज हो पाई थी और काफ़ी लॉस हुआ था दिल्ली इलेक्शन और उसके बाद में। तो मुझे लगता है कि इस बार थोड़ा सा कॉशियसनेस है मार्केट्स में, और शायद इलेक्शन के रिजल्ट के आने के बाद में कि जैसा उम्मीद की जा रही है कि यदि इस बार जो पोल्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको काफ़ी सारी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले ट्यूसडे ऑनवर्ड्स, यदि 9000 के लेवल को क्रॉस सक्सेसफुली करता है निफ्टी। और यदि ऐसा नहीं होता तो मेरा मानना है डाउन साइड करीब 8800 तक ही रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा बड़ी पोजीशन का लिक्विडेशन भी नहीं होने वाला है। ठीक है, इस बीच आनंद टंडन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे एक फटाफट से रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद एक आपको ब्रेकिंग खबर भी देंगे, एक अहम खबर आ रही है। लेकिन पहले आनंद एक चीज़ हमको ये समझाएं मार्केट को, और अब तक एग्जिट पोल के जितने नंबर आए, कई नेताओं से बात भी आपने सुनी होगी, आप लगातार संपर्क में भी थे, ये चीज़ बताइए ट्यूसडे को जब मार्केट खुलेगा तो आपका आकलन क्या कहता है? बाजार गैप के साथ खुलेगा, नहीं खुलने वाला तो तब भी मौका होगा खरीदारी का, कैसे करें ट्रेड? देखिए, अब आपको ऑलरेडी एक रुख जिस तरह का दिख रहा है वो ऑलरेडी मार्केट को पता है। तो अगर चेंज जो फाइनल रिजल्ट है उससे बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है तो मुझे नहीं लगता कि गैप अप होने की कोई संभावना है। अगर चेंज हो जाता है तो ये देखना पड़ेगा किस तरह चेंज होता है। और अगर ये लगने लगे फॉर एग्जांपल कि बीजेपी को यूपी में जितनी सीट तो लोअर लेवल पे मिले तो थोड़ा सा संकट आ सकती है बाज़ार में, बट अदरवाइज जो रुख है वो बरकरार है। ऑलरेडी थोड़ा सा वैल्यूएशन के कारण मार्केट का अपसाइड रिकैप्ड है और अभी कोई सरप्राइज नज़र नहीं आ रहा है, एटलीस्ट जितना आकलन हमने अभी तक देखा है उससे ऐसा कोई सरप्राइज नेगेटिव सरप्राइज भी नज़र नहीं आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि गैप अप या गैप डाउन की कोई खास गुंजाइश है इस वक्त। बिल्कुल, इनफैक्ट यही होता है मार्केट में, जो हम कल भी बात कर रहे थे कि नो नेगेटिव सरप्राइज इज एक्चुअली अ पॉजिटिव फॉर मार्केट। लेकिन अब वक्त है हमारी एक एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग खबर का। बड़ी खबर है, दीपू राय जो कि हमारे संवाददाता है, उन्होंने इन्वेस्टिगेट करके ये खबर निकाली है। लेकिन स्टॉक मार्केट के लिए सबसे अहम खबर, टेरर फंडिंग की बातचीत तो अक्सर होती है स्टॉक मार्केट में, लेकिन दीपू के पास एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार बल्कि कई बार एक ही व्यक्ति द्वारा स्टॉक मार्केट में ट्रेड किया गया, सैकड़ों करोड़ों का ट्रेड किया गया, और ये सारा ट्रेड जो हुआ वो फर्जी अकाउंट से हुआ है। इस पर अब जांच भी चल रही है। बताइए दीपू। हाँ, देखिए मेरी सबसे बड़ी बात कि ये एक अंदेशा बहुत पहले सुशील कुमार शिंदे इंटरपोल को बोल चुके थे 10-15 साल पहले कि आईबी की रिपोर्ट बता रही है कि टेरर फंडिंग हो रही है भारतीय स्टॉक बाजार में। लेकिन अब जो एविडेंसेस आए, और ये तब आया जब सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के बेसिस पर, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो सिस्टम होता है जहाँ से रिटर्न को स्क्रूटनाइज किया जाता है, उसमें से पाया कि एक सर्टेन पैन नंबर है जो कि पश्चिमी चंपारण से बिलोंग करता है, जो इसमें एड्रेस दिया गया है, वहाँ से करीब 300 करोड़ से ऊपर का ट्रेड एनएससी में हुआ है, और उस पर्सन ने कभी भी रिटर्न नहीं फाइल किया है, वो पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता है। जब मैंने आगे इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट था उसने भी कहा कि इस एड्रेस पर तो कोई नहीं रहता। उसका जुरिडिक्शन यूपी के बहराइच में है उस पर्टिकुलर पैन नंबर का, और ये बड़ा मामला है। 2013-14 में उसने 170 करोड़ का किया, कैश मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, और उसके अलावा 14-15 में उसने 207 करोड़ का किया, 7 करोड़ का उसने बीएससी में किया, लेकिन ये जो दो मोटा अमाउंट है वो उसने एनएससी में किया है। तो मैंने लगातार जब डिपार्टमेंट के ऑफिशियल से बात की तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई भी अभी तक ये नहीं बता पाया कि ये पर्सन है कहाँ। इसका पैन जो दिया गया है उसमें भी बहुत सारी ऐसे डिटेल्स हैं जो कि नहीं दी गई हैं। जैसे कि आपको बताऊं कि कोई पिन कोड नहीं दिया गया है, एक सिंपल सा एक सिटी का नाम दिया गया है, और एक जो उसका अपना नाम है मोहम्मद अताउल्लाह खान वो दिया गया है। और इतना बड़ा ट्रेड का सबसे पूछे, जब मैंने पूछा कि क्यों टेरर फंडिंग ये हो सकता है, तो उनका साफ इशारा था कि जिस एरिया से
इस पैन को बनाया गया है वहाँ पे पहले भी केसेस ऐसे आए हैं और वो एरिया वनरेबल है टेरर फंडिंग के लिए क्योंकि वो नेपाल का बॉर्डर पड़ता है। तो एक बड़ा सवाल जो है लगातार सिक्योरिटी एजेंसीज के सामने भी है, हालांकि अभी इस पर ऑफिशियली किसी ने कोई कमेंट नहीं किया है, लेकिन जो सोर्स हैं उन्होंने बोला कि सेबी ने इस इन्वेस्टिगेशन को लेकर के जो एनएससी और बीएससी से डिटेल्स मांगे हैं कि ये पर्सन का डिटेल्स जो पैन नंबर है जिसने कि एक्सिस सिक्योरिटीज के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है उसका डिटेल्स दिया जाए। तो एक बड़ा डेवलपमेंट ये है कि एक तरह से फर्जी पैन के जरिए और ये टेरर फंडिंग का बड़ा अंदाजा। दीपू, आप क्या ये कह रहे हैं कि ये जो अकाउंट था वो एक्सिस सिक्योरिटीज में था और सेबी ने अब इसकी जांच के आदेश दिए हैं, एक्सचेंजेस से मांगी है जानकारी? हाँ बिल्कुल, ये एक्सिस सिक्योरिटी से था। एक्सिस सिक्योरिटी से मैंने बात भी की थी, उनको मेल किया था। उनका कहना था जो कि एक टिपिकल जवाब होता है हमेशा कि आप पर्सनल अकाउंट है, हम डिटेल नहीं दे सकते, लेकिन जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है उसको हमने फॉलो किया है। अब ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म आपको बता दूं कि करीब 1 लाख से ऊपर ऐसे जो लोग थे जिन्होंने रिटर्न नहीं फाइल किए थे, कुछ नंबर्स 100 के ऊपर थे जो फर्जी पैन थे। ब्रोकरेज हाउस क्लियरली ये कह के निकल जाते हैं कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन केवाईसी जो नॉर्म्स होता है वो कोई और नहीं करता, क्योंकि आप ब्रोकरेज हाउस खोल के बैठे हो तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप पता करो कि ये पर्सन कौन है। केवल पैसे आना और एक पैन नंबर हो जाना, वो पैन नंबर जेन्युइन है कि नहीं है ये कौन डिसाइड करेगा, कैसे करेगा? आप किसी तरह का कोई रेड अलर्ट उसके ट्रेडिंग पैटर्न को लेकर के कोई सवाल नहीं उठाए गए। तो कुल मिलाकर के एक्सिस बैंक का जवाब यही था कि हम ज़्यादा डिटेल्स इसका नहीं दे सकते क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट का मामला है। ठीक है दीपू, शुक्रिया आपका ये जानकारी पहुंचाने के लिए कि थोड़ा केवाईसी नॉर्म्स को और सख्त करने की ज़रूरत है, लेकिन ये टेरर फंडिंग का मामला बाजार के पीछे चिपका ही हुआ है, अभी हटा नहीं है। और जो इन्वेस्टिगेशन हुई है इससे साफ पता लग रहा है क्योंकि केवाईसी नॉर्म्स भी पूरी तरह से उसका पालन नहीं किया गया। ना केवल इसका अंदेशा भी है कि टेरर फंडिंग हो सकती है, तो इसलिए ये एक अपने आप में गंभीर मामला है। सेबी के जो नए चेयरपर्सन इस समय हैं उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी आगे। शुक्रिया आपका दीपू ये जानकारी देने के लिए। शाइना, इस तरह की टेरर फंडिंग आती है मार्केट के अंदर, पुरानी बात रही अब, लेकिन इस तरह की इन्वेस्टिगेशन ये बताती है कि जड़ें कितनी गहरी हो चुकी हैं कि आप केवाईसी नॉर्म्स तक पूर्ण और करोड़ों की डील्स हो जाती हैं। अच्छा, मेरे को सिर्फ एक्सिस बैंक के बारे में बताइए, बार बार एक्सिस बैंक का नाम क्यों आ रहा है? नोटबंदी में भी इसका नाम आया, टेरर फंडिंग में भी अब एक्सिस सिक्योरिटीज़ का ही नाम आ रहा है। एक्चुअली ये काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ है एक्सिस बैंक के लिए। ये हम बार बार ये सुन रहे हैं इन द लास्ट 6 मंथ्स उनका नाम आ रहा है। एट द सेम टाइम द मैनेजमेंट इज स्ट्रॉन्ग और वो कह रहे हैं कि इसको वो सॉर्ट आउट कर रहे हैं, दे आर पुटिंग देयर सिस्टम्स इन प्लेस। तो अगर वो चीज़ को मैं थोड़ा साइड पे रखूँ, मेरा व्यू एक्सिस बैंक पे स्टिल पॉजिटिव है। द मेन रीज़न बीइंग कि अभी जो हम सुन रहे हैं इट इज़ अ वेरी गुड कैंडिडेट फॉर जैसे कोटक ने अभी जैसे आपने सुना है कोटक इज इंटरेस्टेड, अदर बैंक्स विल बी इंटरेस्टेड। तो अगर बिडिंग प्रोसेस होती है टू एक्वायर द गवर्नमेंट सुटी स्टेक, तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से एक्सिस बैंक को यहाँ से अपसाइड काफ़ी है, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज इट इज़ जस्ट अबाउट 2.5 times बुक। तो ये सब न्यूज़ को मैं पॉजिटिवली लूँगी इन टर्म्स ऑफ बाइंग ऑन डिप्स। ठीक है, इस बीच राकेश बंसल भी हमारे साथ बने हैं, एक बार फटाफट से उनसे भी व्यू ले लेते हैं कुछ पर्टिकुलर शेयर्स के बारे में। राकेश, अब मार्केट के अंदर आपको कौन सा शेयर पसंद आ रहा है? आप कौन से शेयर पर ट्रेड करना चाहेंगे? डिम्पी, देखिए मार्केट्स ओवरऑल पॉजिटिव हैं। नीचे में 8860 एक सपोर्ट है, बट साथ साथ ऊपर में मार्केट जो है 8950 8960 के लेवल्स को डिसाइसिवली नहीं तोड़ पा रहा है। एज ऑफ नाउ मुझे बजाज ऑटो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बजाज ऑटो को बाय करके चलना चाहिए 2750 के स्टॉप लॉस के साथ 3000 के टारगेट के लिए। एक्साइड काफ़ी अच्छा लगता है 204.50 के स्टॉप लॉस के साथ 225 के लक्ष्य के लिए। मैरिको काफ़ी अच्छा लगता है 275 के स्टॉप लॉस के साथ 288 के लक्ष्य के लिए। जी चलिए राकेश, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। इस बीच आज ऑटो स्पेस पर काफ़ी खबरें, अभी हमने टाटा मोटर्स और फोक्सवैगन की खबर देखी, अब खबर आई है मारुति सुजुकी पर। और ख़बर यह है कि कल प्रधानमंत्री मोदी से टोयोटा और मारुति सुजुकी दोनों के ही अधिकारी मिले हैं और ये टेक्नोलॉजी शेयरिंग के ज़रिए भारत में नई गाड़ियां बनाकर इसके एक्सपोर्ट्स पर भी जोर देंगे और इनफैक्ट भारत में इसके विकास पर भी जोर दिया जाएगा। कंपनी ने करीब 2 महीने पहले ही कुछ महीने पहले इसकी घोषणा भी की थी इस पार्टनरशिप की,
और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो है वो एक बड़ा फोकस रहेगा इसका। हमारे साथ श्री आरसी भार्गव मौजूद हैं इस पर बातचीत करने के लिए। भार्गव जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। सो हाउ दिस इज़ गोइंग टू प्ले आउट, और सुजुकी और टोयोटा के बीच ये जो समझौता है उससे इंडियन ऑपरेशंस पर, मारुति सुजुकी पर क्या इम्पैक्ट आएगा? देखिए, अभी ये जो पार्टनरशिप होनी है सुजुकी की और टोयोटा की, इसके सारे डिटेल्स तो वर्कआउट हो रहे हैं जापान में। उस काम में हम लोग तो शामिल नहीं हैं, मगर टोयोटा के प्रेसिडेंट कल यहाँ आए थे और उनका मकसद ये था प्राइम मिनिस्टर को बता दें कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है और इसमें जो टेक्नोलॉजी का एक किस्म का ट्रांसफर होगा टोयोटा से सुजुकी को, उस ट्रांसफर से हिंदुस्तान को बहुत फायदा होगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा सुजुकी की जो प्रोडक्शन होती है टेक्नोलॉजी टोयोटा सारी हिंदुस्तान में आएगी, स्पेशली और ऑटोमोबाइल्स और ठीक है। आपकी आवाज़ थोड़ी सी हमको क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन मेरा दूसरा सवाल आपसे यही होगा कि जो टेक्नोलॉजी आप टोयोटा के साथ मिलकर करना चाहते हैं सर, ये पर्टिकुलर किसी नीश सेगमेंट के लिए आप करना चाहते हैं, ओवरऑल सभी के लिए होगा जितने भी प्रोडक्ट लाइनअप है? सुन पा रहे हैं अपने को सर? नहीं, बात नहीं हो पाएगी, संपर्क टूट गया। लेकिन ये है कि इसमें थोड़ा ध्यान रखें कि पार्टनरशिप होगी टोयोटा की, और ये प्रधानमंत्री से मिले हैं तो नो डाउट सुजुकी के बाद दूसरी बड़ी इंटरनेशनल ऐसी कंपनीज के साथ मारुति टेक्नोलॉजी को लेकर वेंचर कर रहा है, और ये हो सकता है सभी प्रोडक्ट लाइनअप के लिए हो, क्योंकि टोयोटा के पास भी ज़्यादातर गाड़ी छोटे और बड़े सेगमेंट दोनों के पास है। बिल्कुल। चलिए इस बीच एक बार देख लेते हैं मार्केट को। 12 पॉइंट ऊपर निफ्टी 8940 के आसपास है। आनंद, आई एम कमिंग बैक टू योर पॉइंट जो आपने कहा था कि एटलीस्ट एग्जिट पोल में कुछ नेगेटिव सरप्राइज नहीं निकला है, जो कि मार्केट के लिए ठीक है। अगर ये मान लें हम आनंद कि जो एग्जिट पोल का रुझान है उसी की तर्ज पर और उसी रेंज में नतीजे आते हैं, एंड बीजेपी एटलीस्ट मैनेजेस टू क्लिंच अराउंड 180 सीट्स, क्या फिर हम ये माने कि मार्केट 9000 के लेवल को चेस करेगा अगले हफ्ते? देखिए, नियर टर्म क्वाइट पॉसिबल है कि 9000 से ऊपर भी जा सकता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप 6 महीने या 1 साल का व्यू लेके चल रहे हैं तो मार्केट महंगा लग रहा है। मोमेंटम इस वक्त आपके साथ है, इमर्जिंग मार्केट्स में भी पैसे बन रहे हैं, लेकिन इंडिया इमर्जिंग मार्केट के हिसाब से भी महंगा दिखता है, प्रीमियम पे चल रहा है, नॉर्मल प्रीमियम से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 40% से ज़्यादा प्रीमियम पे चल रहा है। और अपने खुद के मार्केट के हिसाब से भी अगर देख के चलें तो अर्निंग्स का अनुमान जो इस वक्त है वो 15 से 20% की बढ़त लेने के बाद भी मार्केट जो है 18-19 टाइम नेक्स्ट ईयर अर्निंग पे चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा स्कोप इस वक्त नहीं रह जाता कि बहुत यहाँ से एक तरफा मार्केट हो जाए, क्योंकि नियर टर्म मोमेंटम पॉजिटिव है। तो 100-200 पॉइंट का चलना कोई बड़ी बात नहीं है, तो 9000 तो शायद टेकआउट हो सकता है। ठीक है। शायना, एडलवाइस पे आपकी रिकमेंडेशन क्या है? आज सुबह करीब 9.5% इक्विटी का एक सौदा हुआ था, 129 का रेट, ये मैक्सिमम रेट था, लेकिन उसके बाद शेयर एकदम से ऊपर आया। खबर ये भी है कि इसमें एक बड़े फंड हाउस ने हिस्सा बेचा और राकेश झुंझुनवाला ने इससे हिस्सेदारी खरीदी है। सब चीज़ अलग है। बिजनेस मॉडल कितना ठीक लग रहा है आपको एडलवाइस का, और आगे फ्यूचर कितना दिखता है? मेरे हिसाब से ये मतलब अभी जैसे एडलवाइस जैसे ब्रोकिंग हाउसेज अपने, यू कैन नॉट इवन कॉल इट ब्रोकिंग हाउस नाउ, वो काफ़ी सेक्टर्स में अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे उनका जो लेंडिंग आर्म है वो अच्छा कर रहा है, आई थिंक वहाँ पे मार्जिन्स भी अच्छे हैं, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल इन देयर M&A एक्टिविटी ऑल्सो। तो स्ट्रेस्ड एसेट्स का जो वो टेक ओवर करके उसको रिवैम्प करते हैं, लोन अगेंस्ट स्ट्रेस एसेट्स, तो उस हिसाब से आई थिंक एडलवाइस जैसे कंपनी इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर द लॉन्गर टर्म। आई डोंट हैव एनी नंबर्स, मैंने उसको पर्सनली ऐसे नंबर्स नहीं डाले, सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन वैल्यूएशंस, बट आई थिंक दिस बिजनेस इज इंटरेस्टिंग गिवन द फैक्ट वो कैसे एक्सपैंड कर रहे हैं। ठीक है।
इस बीच कुछ एक और शेयर्स भी देख लेते हैं जहां पे आज एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। उसमें आपका भारतीय इंफ्राटेल करीब 1% ऊपर है। आज इन्फोसिस फिर से चल रहा है, हालांकि बढ़त काफ़ी सीमित, करीब 1% की बढ़त के साथ ट्रेड करते हुए। ऑयल इंडिया के अंदर भी हमने देखा है कि सडन स्पाइक के साथ एक हमको मूव आते हुए दिख रहा है और 3.5% की बढ़त के साथ ये शेयर चल रहा है। ONGC भी इसका ही पेयर कंपनी है, इसके अंदर भी एक अच्छा मूव आया। $50 के नीचे कच्चा तेल टूटा था तो रिदम रुक गया था, लेकिन अभी एकदम से सडन स्पाइक आया है। आनंद, ऑयल इंडिया पे आपकी रिकमेंडेशन क्या है वैसे इस पूरे सेक्टर पे एक्चुअली, जो क्योंकि अब कच्चा तेल कहीं ना कहीं सेटल होने की कोशिश कर रहा है, वो $55-53 के आसपास का आप एवरेज समझ सकते हैं? सही बात है, लेकिन अगर पिछले साल से इस साल देखेंगे तो थोड़ा सा लेवल एक्स्ट्रा रहेगा। मेरे हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी ही रहेगी कंपनीज की, लेकिन ये पूरी तरह से मार्केट को पता है। अनलेस जोर से कच्चे तेल में गिरावट आती है, जो कि संभावना कम लगती है, या बढ़त आती है जिसकी भी संभावना कम लगती है, रेंज इस समय इसी आसपास की उम्मीद लगाई जा सकती है, तो उसमें कोई सरप्राइज़ नहीं है। मेरे हिसाब से मार्केट परफॉर्मर रहेंगे। अगर ये मर्जर का काम होता है तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा नेगेटिव है, क्योंकि इसमें कोई सिनर्जी नज़र नहीं आ रही है। ये सीधी एक ही बात है कि गवर्नमेंट जो है ONGC से फॉर एग्जांपल पैसे निकाल रही है, और निकालने के और भी तरीके थे, डिविडेंड दे सकते थे या बाईबैक कर सकते थे, लेकिन उसमें माइनॉरिटी शेयर होल्डर को भी फ़ायदा हो जाता। इस तरह से खाली ओनर को फ़ायदा हो रहा है, तो ये कोई ख़ास पॉजिटिव रुख नहीं है। सेक्टर के ऊपर मेरा कोई ख़ास मतलब ओपिनियन नहीं है इस वक्त। मार्केट परफॉर्मर ही कह सकता हूँ इस वक्त। बिल्कुल। खैर चलिए, इस बीच देख लेते हैं मार्केट डेफिनेटली कुछ हद तक रेंज बाउंड और हल्का सा रिस्क एवर्जन दिखा रहा है। देखिए ट्रेड जिस तरह का हो रहा है, अच्छी चीज़ ये है कि जो एडवांस डिक्लाइन है ना, वो कोई बहुत ज़्यादा स्क्यूड नहीं हो गया है नुकसान की तरफ, थोड़ा दायरे में ही है। एक बार टर्नओवर भी देख लेते हैं किस तरह का देखने को मिल रहा है मार्केट में, क्योंकि आज शाम को IIP के नंबर्स भी आने वाले हैं। मार्केट उसका भी वेट करेगा कुछ हद तक, लेकिन जो सबसे बड़ा नंबर है वो ऑब्वियसली कल आने वाला है। टर्नओवर है 2,41,000 करोड़ का। देखिए मार्केट बंद होने में करीब 25 मिनट का समय बाकी है, और अब 2,41,000 करोड़ का टर्नओवर। वी आर लुकिंग एट प्रोबेबली सॉफ्टर वॉल्यूम्स। आज इंटरनेशनल क्यूज एक बार देख लेते हैं अभी मार्केट की क्लोजिंग से पहले, क्योंकि अगले हफ्ते मार्केट के सामने और एक बड़ा ट्रिगर होगा, फेड की बैठक और उसकी कमेंट्री। तो यूरोपियन मार्केट्स में अच्छा ही है सेटअप, 0.5% की मजबूती इस समय ऑलमोस्ट सारे ही इंडाइसिस में देखने को मिल रही है। और अगर आप US फ्यूचर्स को भी देखें तो संकेत ठीक ठाक है, करीब 1/4% के आसपास की बढ़त। लेकिन मेरी SGX निफ्टी के काम आएगा, निफ्टी हमारे पास नहीं होगा। के काम आएगा, और SGX निफ्टी पे सोमवार को इनफैक्ट वो दिखेगा भी, आपको चुनाव का तो अंदाज़ा लग जाएगा थोड़ा। हमारे साथ इस बीच और एक ख़ास मेहमान नीरजा चौधरी इस समय मौजूद हैं, उनसे हम एक बार बात कर लेते हैं चुनावी नतीजों पर। एग्जिट पोल जो आए हैं उसके बाद क्या उम्मीद करनी चाहिए। नीरजा मैम, स्वागत है आपका, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। इफ़ यू गो बाय द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ एग्जिट पोल्स देन यू हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एट टाइम्स, बिकॉज ये किसी भी तरफ स्विंग हो सकता है। लेकिन जो लोएस्ट बैंड ऑफ द एस्टिमेट है उसमें भी बीजेपी हैज़ मैनेज टू गेट अराउंड 170-175 सीट्स यूपी में। आपका रिएक्शन क्या है इस पर? देखिए, जो आप कह रहे हैं वो सही है कि एग्जिट पोल सही भी हुए हैं और गलत भी हुए हैं, लेकिन यहाँ जो सभी एग्जिट पोल्स का ट्रेंड वही है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी होगी, और मतलब 2/3 मेजॉरिटी तक पहुँच सकती है। और सिंगल लार्जेस्ट भी वो 170-175 बता रहे हैं, विच इज़ विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस ऑफ फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट। तो छोटी पार्टियों को मिला के, इंडिपेंडेंस को मिला के, इट वुड बी पॉसिबल फॉर देम टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। I think ये जो ओवरऑल ट्रेंड, I would be highly surprised if that turned out to be wrong. अच्छा नीरजा जी, ये बताइए 170 का अगर आंकड़ा आ जाता है जो कि इस पोल का बेस है, कितना मुश्किल होगा या कितना आसान होगा बीजेपी को सरकार बना देना? ठीक है, मैं 200 के ऊपर नहीं जाता, मैं इस रेंज का लोअर एंड को पकड़ता हूँ जो कि 170 का ही है, ऐसा ही मान के चलें तो कितना मुश्किल हो सकता है, आसान होगा? देखिए, अगर 170-75 है तो लिटिल मोर कंफर्ट, डिपेंड करेगा RLD के कितने आते हैं, क्या RLD इनको सपोर्ट करेगी, इंडिपेंडेंस कितने आते हैं, इंडिपेंडेंस वुड लाइक टू सपोर्ट द पार्टी दैट्स गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट। और मुझे लगता है, मान लीजिए कि फॉल शॉर्ट हो रहा है, unless Sapa and Baspa are able to form the government
हालांकि ये ट्रायल बलून कल फ्लोट किया है अखिलेश यादव ने, और मायावती जी विल नेवर एक्सेप्ट टू सपोर्ट अखिलेश, बट सपोज अखिलेश यादव सपोर्ट्स Mayawati to form a government, will she accept it? Because her party is now going to be very, very vulnerable to a split, and her base is slipping away towards the BJP. And if she is number 3, all these things are likely to happen in the months to come. So it would be very attractive for her to be, chief minister, supported by from the outside or inside by a party like Sapa, which has been a rival in the past. But we are into very new situations now. Very difficult at the ground level to manage, the Yadavs versus the Dalits. उनमें inherent tensions रहे हैं. And 90s की जो सरकार थी बसपा और सपा की, उसका जो fall था, one of the reasons was this tension. And then if they form the government, what is going to be the reaction in the other communities, keeping in mind 2019? Will there be a reaction to it? Does it help the BJP in 2019? How long will such a government last? All these are, would be imponderables. It's not going to be such an easy thing. So it is possible that the center, अगर कोई आसानी से नहीं कर सकता, तो center puts the assembly, either does president's rule or puts the assembly in suspended animation. 2 months, 3 months down the line, जोड़ तोड़ हो सकती है, and the smaller parties, as I said earlier, will be vulnerable. Even the Congress could become vulnerable. Certainly RLD will be vulnerable. BSP could be vulnerable. Absolutely, बिल्कुल. चलिए आखिरी सवाल होगा आपसे मैम. What are the chances of a negative surprise? क्योंकि एग्जिट पोल आखिर एग्जिट पोल है, लेकिन जिस तरह की रेंज बीजेपी को मिली है, क्या ये माना जाए that the demonetization gamble has paid off? Demonetization worked against them in certain groups like the Jats, the farming community, the daily wage earner. That was very clear. The Baniyas, traders who have been the backbone of the BJP. But in the large mass of poor people and the most backward castes which have supported the BJP solidly, they felt that, the Prime Minister was doing something out of which good would come for the country. They had this deep faith, कुछ बहुत अच्छा करने जा रहे हैं. परेशानी तो हुई है, सबको हुई है, लेकिन हम मानते हैं कुछ ना कुछ ये करेंगे. So that faith remains undiminished, and I think that group has voted large scale for the BJP. So demonetization was an issue negative and also overwhelmingly positive. ठीक है जय, शुक्रिया आपका जी बिजनेस को समझ देने के लिए, और आपने बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया कि अगर ये नहीं होगा तो ये हो सकता है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी कल आपको पता लग जाएगी कितनी ज़्यादा और कितनी कम है, क्योंकि कल सुबह 8 बजे से जैसे नंबर्स आएंगे, वैसे भी आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन का ज़माना है, तो 12 बजे तक तो आपको वैसे भी क्लियर हो जाएगा किसके हाथ में चाबी आने वाली है उत्तर प्रदेश की सत्ता की. आशीष, एक आखिरी सवाल आपसे भी होगा. कल आप या फिर आज भी आप बताना चाहें, या फिर मंगलवार को भी कुछ ऐसे शेयर्स जिसमें आपको लगता हो ये इलेक्शन प्रूफ, फेड प्रूफ है, टूट जाएगा, इलेक्शन से टूटे या फेड से टूटे, लेकिन बेहतर मौका है, इनको हमको प्लस ही करना है, इनमें कुछ ज़्यादा सोचना, ज़्यादा दिमाग, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं लगानी है, ऐसा कुछ है क्या शेयर? जी, इनफैक्ट 2-3 मिड कैप आइडियाज़ है जो अभी देख सकते हैं इस लेवल पे. सबसे पहला स्टॉक रहेगा बजाज इलेक्ट्रिकल्स. इनफैक्ट पिछले 1 और 3 महीने का भी परफॉर्मेंस देखें तो फिनोमिनल अपसाइड रहा है. करीब 35% का अपसाइड लास्ट 3 मंथ में हमने बजाज इलेक्ट्रिकल्स में देखा, और जो मॉर्फी रिचार्ड्स के साथ में उनका जो लाइसेंसिंग रिन्यू हुआ है, ये काफ़ी फ़ायदा दिखा बजाज इलेक्ट्रिकल्स को. तो पहला पिक रहेगा बजाज इलेक्ट्रिकल. दूसरा देख सकते हैं ब्रिगेड इंटरप्राइजेज़. ये भी एक ऐसा स्टॉक है जिसने पिछले 3 महीनों में करीब 40% की अपसाइड दिया है, और जो रियल इस्टेट का मार्केट में जो थोड़ा रिकवरी देखने को मिली है, मेरा मानना है जो साउथ वेस्ट डेवलपर्स हैं वहाँ पर सबसे पहले बेनिफिट देखने को मिलेगा. तो ब्रिगेड एक मेरा दूसरा पिक रहेगा. और तीसरा रहेगा जो डीमार्ट की लिस्टिंग के चलते इस स्टॉक में काफ़ी मोमेंटम है, और जो फ्यूचर ग्रुप का सबसे परफॉर्मर स्टॉक है, एक स्मॉल कैप स्टॉक है फ्यूचर मार्केट नेटवर्क्स. ये करीब 73-74 का प्राइस है, और मेरा मानना है कि डीमार्ट की लिस्टिंग के बाद में इस स्टॉक की काफ़ी री रेटिंग होगी. तो ये स्टॉक मेरा मानना है अगले 1 महीने में इवन 80 रुपीज़ भी क्रॉस कर सकता है. तो ये 2-3 स्टॉक आइडियाज़ हैं जो इलेक्शन के रिजल्ट कुछ भी आए, ये अच्छा परफॉर्म करेंगे.
जी चलिए आशीष, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। इस बीच फ्लैटिश क्लोजिंग यहाँ पर होने की तैयारी, 6 पॉइंट ऊपर निफ्टी 8932 पर कम से कम हो सकता है कि हरे निशान में क्लोजिंग देने की तैयारी करे मार्केट या फिर कोशिश करे, बट एज फ्लैट एज इट कैन गेट। 6 पॉइंट ऊपर निफ्टी 8933 पर। एक बार देख लेते हैं कैश के गेनर्स में, जहाँ पर इस समय अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। एक तो मुकुंद का काउंटर है जिस पर 10% का मूव है, फिलाटेक्स और एक काउंटर है जो कि 10% ऊपर है, सेंट्रल बैंक यहाँ पर 6% का मूव देखने को मिल रहा है। फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक्स पर अच्छा मूव है, एवरेस्ट इंडस्ट्रीज करीब 5.5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है, बजाज इलेक्ट्रिकल्स है, गुजरात अल्कली, इन पर अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। डीमार्ट में जिस तरह का बस क्रिएट हुआ है आनंद, रब ऑफ कुछ हद तक हमने देखा रिटेल स्टॉक्स में भी, लेकिन अब आपका व्यू क्या है इस रनअप के बाद रिटेल पर? देखिए डीमार्ट जो है वो सेम बाकी रिटेल कंपनियों से काफ़ी फ़र्क है। ज़्यादातर रिटेल कंपनियां स्ट्रगल करती हैं प्रॉफिट बनाने में, जो बनाती भी है उनका आरओई बहुत कम रहता है। डीमार्ट प्रॉफिट भी बनाता है, ग्रोथ भी अच्छा दिखाता है और आरओई भी 20% से ज़्यादा है। तो इसको सब की तरह मैं नहीं कंपेयर करूँगा, ये थोड़ा सा अलग, इसका बिजनेस मॉडल ही थोड़ा सा अलग है। तो इसके कारण जो, और इसका वैल्यूएशन है ज़्यादातर जो लिस्टेड कंपनियाँ हैं उनसे काफ़ी कम था, तो लिस्टिंग के ऊपर पॉप आएगा ये ऑलमोस्ट आप मान के चलिए। और ग्रे मार्केट में भी आप देख रहे हैं करीब 50% ज़्यादा रेट पे चल रहा है शेयर। उससे कुछ हद तक तो थोड़े से बाकी शेयर्स में भी हलचल मच सकती है, लेकिन जब तक आप ये लॉन्गर टर्म पे नहीं देखेंगे कहाँ पे ग्रोथ आ सकती है, तब तक ये वैल्यूएशन पे कोई ख़ास कंफर्ट नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन आप फटाफट से कुछ BTST कॉल्स नोट कर लें, और ये आज आप लेंगे तो आप मंगलवार काट पाएंगे, सोमवार को बाजार बंद है। एक इंडो काउंट है, F&O का शेयर है, ये एक्सपायरी से ठीक पहले थोड़ी पोजीशंस दिखाता है। प्रीशियस इन्वेस्टमेंट ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है, 184 रुपये का टारगेट है। गोदरेज इंडस्ट्रीज 510 के टारगेट के लिए यहाँ पे खरीदारी करें, बिल्डअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग, आज शेयर चला भी हुआ है 2-3%, तो इस पर थोड़ा सा ट्रेड लें, और 488 का एक स्टॉप लॉस भी समझ लें। लोकेश उपल कह रहे हैं इंडसइंड बैंक को खरीदा जा सकता है, 1358 का उनका टारगेट है। इंडसइंड बैंक ने कन्फर्म किया है कि वो भारतीय फाइनेंशियल के साथ आगे बढ़ रही हैं, मर्जर रेशो तक बता दिया। PC ज्वेलर्स वो भी बाय कॉल है उनकी लिस्ट में, 390 का टारगेट होगा, 370 का स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस को भी आप ध्यान में रखें, रिस्क रिवॉर्ड ठीक है अभी तो। लवलेश शर्मा कह रहे हैं कि हिंदुस्तान जिंक को खरीदें, कमोडिटी का एक शेयर 290 का टारगेट दे रहे हैं वो, और एक ऐसा सेगमेंट का शेयर जो भी सुर्खियों में हुआ है टेलीकॉम में, भारतीय एयरटेल, 372 के टारगेट के लिए वो भी आप बाय करके चलें, 362 का एक स्टॉप लॉस है। शायना, शुगर की कंपनीज पे क्या करना चाहिए? आज एग्जिट पोल के बाद भी चल रहे थे, कल एग्जिट पोल से पहले भी चल रहे थे, क्या नंबर आने के बाद भी चलेंगे? मेरे हिसाब से यूपी का जो नतीजे आते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, शुगर स्टॉक्स कैसे मूव होते हैं, बिकॉज आई थिंक जो केन प्राइसेस है उसके पॉलिसी के ऊपर डिपेंड होगा। बट आई थिंक अभी तक जो 5 साल में वो SP गवर्नमेंट ने स्टेबल रखे हैं प्राइसेस, तो उस हिसाब से अगर शुगर प्राइसेस के ऊपर लिंकेज रिमेन रहता है या आता है गोइंग फॉरवर्ड, तो शुगर स्टॉक्स यहाँ से भी बहुत अच्छी तरह से चल सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल मैं होल्ड ही रखूँगी, एंड देन वी विल सी व्हाट द गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर यूपी मिल्स, और उस हिसाब से इसमें फर्दर ऐड हम कर सकते हैं। बिल्कुल, एक बार देख भी लेते हैं IIP का एक्सपेक्टेशन जो है आज, क्योंकि आज शाम को आएंगे और CPI के आंकड़े भी आएंगे, लेकिन अब इतना सारा नॉइस है बाकी आंकड़ों का, ये आंकड़ा छोटा लगता जाएगा अनलेस इसमें कोई सरप्राइज आ जाए। लेकिन हल्की सी बढ़त देखने को मिल सकती है, 0.5% के आसपास का आंकड़ा एक्सपेक्टेड है। ये रहा, देखिए जनवरी में 0.5% के आसपास का आंकड़ा एक्सपेक्टेड है IIP में, एंड जो दिसंबर में था वो ऑब्वियसली -0.4 था। तो आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा कोई रिएक्शन इस पर देखने को मिलेगा। CPI जो फरवरी के लिए जो महंगाई का आंकड़ा आएगा CPI, वो थोड़ा बढ़ेगा, 3.17 से बढ़ के 3.6 के आसपास ये रह सकता है। तो ये पिछले 7 महीनों में पहली बार होगा जब महंगाई का आंकड़ा बढ़ने का अनुमान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन महंगाई से याद आया, आनंद की गर्मी आने वाली है, और गर्मी के पहले और इस बार तो एस्टिमेट है भी कि अच्छी खासी गर्मी होगी देश भर में। तो ये जो कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स हैं विच आर एक्सपोज टू द एयर कंडीशनिंग और द एयर कूलिंग पार्ट, चाहे वो सिम्फनी हो, वोल्टास हो, ब्लू स्टार हो, वीडियोकॉन हो, गोदरेज हो, इस पर क्या सलाह है आपकी? देखिए सीज़न का समय है इसलिए ग्रोथ तो आएगी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो अर्निंग्स एस्टिमेट होता है वो ये लेके चला जाता है कि ये क्वार्टर जो है, ये तिमाही, अगली तिमाही में सेल्स काफ़ी अच्छी आनी चाहिए।
तो अगर ग्रोथ नहीं आती है तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। ग्रोथ आती है तो अनलेस कोई बहुत सरप्राइजिंग लेवल पे ग्रोथ आए, जिसकी संभावना कम लग रही है मुझे, ये ऑलरेडी मेरे हिसाब से मार्केट में फैक्टर्ड है। इस वक्त अगर आपको कंज्यूमर स्पेशली इलेक्ट्रिकल्स में बढ़त देखनी है तो आपको इसके साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि रियल एस्टेट में बढ़त आना शुरू हुई कि नहीं। आदमी घर नहीं खरीद रहा है तो पंखे नए नहीं लगाएगा और रिप्लेसमेंट डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं रहती है। एसीज़ में ऑफ कोर्स एसी तो कूलर्स में मार्केट अलग है थोड़ा सा, लेकिन वहाँ पर भी गवर्नमेंट एक टेंडर लाने की बात कर रही है जिससे प्राइसेस पे काफ़ी नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है, हालांकि वॉल्यूम बढ़ जाएंगे। तो मेरा कहना यह है कि खाली सीज़न के हिसाब से आप नहीं निवेश कर सकते हैं। मार्केट का वैल्यूएशन और ग्रोथ की संभावना भी देखनी पड़ेगी और वो मेरे हिसाब से पूरी तरह से फैक्टर्ड है मार्केट में। ठीक है, इस चाइना एविएशन कंपनीज पे क्या करना चाहिए? जब से कतर ने अनाउंसमेंट किया वो डोमेस्टिक प्ले बनना चाहता है, तब से ना एक बार री रेटिंग का बज़ इस पूरे सेक्टर पे भी हो गया, क्योंकि बड़ी कंपनी है। कच्चा तेल एक और दूसरा फैक्टर जिसमें एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी इसको परेशान कर रही है। अभी आपकी रिकमेंडेशन क्या है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में? कोई एक दो शेयर आपको ठीक लगता हो तो? मेरा टॉप पे के सेक्टर में स्पाइस जेट रहेगा। यहाँ पर मेरा मतलब एक तो है बिकॉज जो इंटरकनेक्टिविटी बिटवीन सेंटर्स स्पेशली नॉर्थ ईस्ट जो गवर्नमेंट अभी उसको बढ़ावा दे रही है, दिस कंबाइंड वे जो उनको वैट में थोड़ा बेनिफिट रहेगा, ऑल दीज थिंग्स ये उनके मार्जिन्स को इम्प्रूव करेगी। क्रूड ऑयल प्राइसेस हमने देखा है $50-55 के बीच में अगर रहता है, इट अकाउंट फॉर 40% ऑफ देयर कॉस्ट। उस हिसाब से आई थिंक उनके मार्जिन्स भी अच्छे रहेंगे। और जो हमने नंबर्स देखे थे लास्ट क्वार्टर में और जो हम सुन रहे हैं, उनका जो पैसेंजर लोड फैक्टर है, इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट ओवर द लास्ट सो मेनी क्वार्टर्स एंड इट इज़ इम्प्रूविंग। सो ऑल दीज थिंग्स पुट टुगेदर, वैल्यूएशंस भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। आई थिंक इट इज़ जस्ट अबाउट वन टाइम सेल्स, ईवी वन टाइम सेल्स है और इवन ऑन अ पी बेसिस रिलेटिवली चीपर। तो मैं स्पाइस जेट खुद भी होल्ड करती हूँ एंड आई रिकमेंड ये सेक्टर में, दिस इज माई टॉप पिक। बिल्कुल। चलिए, इस बीच 40 पॉइंट नीचे निफ्टी मिड कैप 16,292 के लेवल पर है। निफ्टी बैंक को एक बार देख लेते हैं। आज शाम को बैंकर्स की मीटिंग भी है। निफ्टी बैंक भी करीब वही 11-12 पॉइंट ऊपर 20,732 के आसपास देखने को मिल रहा है। लेकिन इसमें आनंद रिलेटिवली जो बैंक्स प्राइवेट प्लेयर्स की तुलना में थोड़े कम चले हैं। हालांकि कंसर्न्स तो हैं वहाँ पर अभी भी एनपीए की, एसेट क्वालिटी की एंड ऑल दैट, लेकिन समथिंग लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या ये वो स्टोरी क्रिएट कर सकता है जो इस समय लोगों को रिलायंस में दिख रही है, या फिर एक टाइम पे टाटा मोटर्स, टाटा स्टील में दिखी थी कि इतने लंबे अरसे तक एक दायरे में रहने के बाद सडनली अपमूव दे? ऐसी कोई संभावना है क्या? आनंद, वॉल्यूम चला गया, से बात नहीं हो पाएगी। हाँ, तो शाइना मुकद्दम है। शाइना, एक और चीज़ आप बताइए यहाँ पे, अभी आनंद से तो सवाल रहेगा कंटिन्यू, लेकिन ये जो लेदर गुड्स वाली कंपनीज हैं, इसमें आप कुछ बज़ देख पा रहे हैं? क्योंकि एक तो जीएसटी है, इसके बेनिफिशियरी हैं, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन से सरोकार है, बड़ा सेगमेंट है एक ऐसा। आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी? बाटा, लिबर्टी, मिर्ज़ा, तीनों ही अच्छा बेस रखती है यूपी में। चलिए, शायद उनसे भी संपर्क टूटा हुआ है, लेकिन इस बीच ये देख लेते हैं कि आई थिंक शाइना मौजूद हैं हमारे साथ। शाइना, आप सुन पा रही हैं क्या? आई कैन जस्ट स्टार्ट हियरिंग यू। आप प्लीज क्वेश्चन रिपीट कीजिए। हाँ, ये लेदर कंपनीज पे आपको कोई वैल्यूएशन वाइज आपको कोई शेयर ठीक लग रहा है? क्योंकि यूपी से भी सरकार है, जीएसटी भी है, कंजम्पशन भी है, तीनों चीज़ें। मैं थोड़ा अवॉइड करूंगी ये सेक्टर को, बिकॉज आई थिंक यहाँ पर डीमोनेटाइजेशन का काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आया हुआ है एंड आई थिंक अभी जीएसटी का भी इनिशियल फेजेस में थोड़ा बहुत हो सकता है इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ सप्लाई, तो थोड़ा ये सेक्टर को अवॉइड करूंगी मैं। बिल्कुल। इस बीच कुछ और जो हेवी मूवर्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं, जहाँ पर स्मार्ट गेन्स आज देखने को मिले। जैसे एलेम्बिक है, गोदरेज इंडस्ट्रीज है, ऑयल इंडिया, बाटा। एलेम्बिक के प्लांट को यूएसएफडी से नोटिस नहीं मिला, 483 क्लैरिफिकेशन दिया, उसके बाद मूव आया है। आरकॉम 1.5% ऊपर है, कॉनकॉर, HDIL, TVS मोटर्स, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर मूव इंटरेस्टिंग इस समय देखने को मिल रहा है। आनंद हमारे साथ हैं इस समय। आनंद, आप आप पिछले कुछ समय से जब से आपसे बात हो रही है, आप थोड़ी कंसर्न जताते रहे हैं, स्पेशली ऑन द वैल्यूएशन ऑफ द मार्केट एंड द अर्निंग्स। उस लिहाज से आपके कंफर्ट जोन में या फिर उस बैंड में कोई
ऐसे स्टॉक्स हैं जो चाहे मिड कैप में हो या फिर लार्ज कैप में, जहां पर इस समय भी आपको लगे कि अगर मार्केट यहीं कंसोलिडेट करता है या थोड़ा बहुत इलेक्शन के बाद, रिजल्ट्स के बाद गिर भी जाता है 200, 150, 200 पॉइंट, तो बाइंग करनी चाहिए। आनंद नहीं लगता है आज संपर्क नहीं होगा। शुक्रवार का जो दिन है ना, टेलीकॉम स्पेस में गड़बड़ है। इसकी गड़बड़ भले टेलीकॉम स्टॉक्स में नहीं हो, लेकिन आज टेलीकॉम स्पेस में डेफिनेटली गड़बड़ लग रही है मुझे कुछ। लेकिन अगर आप राजनीति से भले ज़्यादा सरोकार नहीं रखते तो आप पीवीआर का शेयर देख लीजिए और ये भी चेक कर लीजिए कि पीवीआर में कौन सी मूवी लग रही है। शेयर तो हम दिखा रहे थे, चेक आप कर लीजिएगा ऑनलाइन से कौन सी मूवी लगी हुई है। शेयर करीब 6% ऊपर है। तो जिन्होंने आज शुक्रवार समझकर सिर्फ पीवीआर को लिया होगा तब भी उन्होंने पैसा बनाया। 70 रुपये ये शेयर ऊपर आता हुआ चल रहा है। एक और शेयर भी दिखी हुई है डेल्टा कॉर्प। लंबी छुट्टियां हैं, हालांकि इसकी एक और कंपनी गोवा में इसको कंपटीशन देगी। एक प्राइवेट कंपनी गोल्डन ग्लोब को एक लाइसेंस मिल सकता है आगे। डेल्टा को आज सुबह ठीक चल रहा था, लेकिन अभी थोड़ा फिसलता हुआ नजर आ रहा है। केईसी इंटरनेशनल को एक ऑर्डर मिला था करीब 2000 करोड़ रुपए के आसपास का। ये शेयर करीब 4% ऊपर है, दिन के उच्चतम स्तरों के आसपास चल रहा है। आज कुछ एक सरकारी बैंकों पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे सेंट्रल बैंक, ये समय ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम स्तरों पर है, क्योंकि अगर फंड इन्फ्यूजन सरकार को करना है ना तो 7% से कम जिनकी कैपिटल रेशियो है ना उनको फंड्स मिलने वाले हैं। 25,000 करोड़ देने थे, 17,000 करोड़ सरकार ऑलमोस्ट दे चुकी है। रिमेनिंग फंड इन्फ्यूजन होना बाकी है। तो सेंट्रल बैंक एक बड़ा कंटेंडर है जिसको फंड इन्फ्यूज हो सकता है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखें। इसके अलावा एक और शेयर है एस्कॉर्ट्स। ये अब लगातार अपने कई सालों के उच्चतम स्तरों पर चल रहा है। 2.5 से 3% तक की मजबूती एस्कॉर्ट्स में इस समय देखने को मिल रही है। ये 508, 510 के आसपास है। आनंद इस बीच हमारे साथ फाइनली अब जुड़ चुके हैं। आनंद, एस्कॉर्ट्स पे क्या करना चाहिए हमको या इस पूरे सेक्टर पे? बहुत बढ़त हो चुकी है। अच्छा, कंपनी अच्छी कर रही है, सस्ती भी थी, लेकिन अब इतनी बढ़त हो चुकी है कि मेरे हिसाब से अब आपको एक बार अगर इसमें थोड़ी सी गिरावट आती है तो शायद फिर से लेना चाहिए। फार्म सेक्टर है, उसमें वही एक सेक्टर है जहां पर गवर्नमेंट की भी पॉलिसी पॉजिटिव रहेगी। हालांकि इस साल ये अभी तक अनुमान ये है कि मानसून शायद उतना अच्छा नहीं रहे, लेकिन उसके ऊपर बेट कर सकते हैं अभी भी, क्योंकि एटलीस्ट गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो पॉजिटिव रहेगी, रूरल डिमांड बढ़ाने की कोशिश रहेगी। तो उसके हिसाब से फार्म सेक्टर में जो भी कंपनियां हैं उसमें आप फिर भी थोड़ी सी पोजीशन बना के रख सकते हैं। बिल्कुल। इस बीच अगर हम इस हफ्ते को देखें जिसमें ये माना जा रहा था कि थोड़ा रिस्क एवर्जन रहेगा मार्केट का, आपको याद होगा पिछले हफ्ते जब बात हो रही थी कि क्योंकि इलेक्शन का रिजल्ट है उससे पहले एग्जिट पोल आ जाएगा, फिर एवेन्यू सुपरमार्ट का आईपीओ है, वो कुछ लिक्विडिटी सक करेगा। इन सब के बावजूद आप देखिए इस पूरे हफ्ते में निफ्टी बैंक में ऑलमोस्ट 1.5% का मुँह देखने को मिला है। ऑटो इंडेक्स में आप देखिए अच्छा मुँह देखने को मिला है इस पूरे हफ्ते में। तो ये कुछ ऐसे इंडाइसेस रहे हैं जहां पर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। मिड कैप हालांकि ऑब्वियसली थोड़ा रिट्रेस हुआ है इस हफ्ते, करीब 0.5% नीचे ये रहा है, लेकिन इन सब के बीच एक स्टॉक जिसने आई वुड से कि गिव अप नहीं किया है अपने गेंस को, भले ही मेजर मूव नहीं दिया हो इस हफ्ते, वो है रिलायंस। एक बार रिलायंस का वीकली चार्ट देख लेते हैं। आनंद, क्विकली रिलायंस पर आपका व्यू क्या है इस समय? देखिए ऑब्वियसली इतना चलने के बाद थोड़ा बहुत जो एक टिपिकल कंसोलिडेशन है वो हमने होते हुए देखा भी स्टॉक पर जब ये 1300 के पार निकला एंड देन जिस दायरे में इस समय है, बट ओवरऑल इसकी ट्रैजेक्टरी क्या इंडिकेट कर रही है आपको? देखिए फंडामेंटली ये मोर और लेस गिव और टेक 50 रुपीज़ के रेंज में रहना चाहिए, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि अंडर ओन स्टॉक था, हैवी वेट है, ज़्यादातर फंड्स के पास नहीं था, तो इसलिए क्योंकि ब्रेकआउट हुआ इसमें लोग खरीदने आएंगे और हो सकता है कि अगर आपको कोई बहुत पॉजिटिव सरप्राइज मिल जाए इनकी टेलीकॉम प्रोजेक्ट से तो शायद यहाँ से भी आगे बढ़ सकता है। लेकिन फ़िलहाल जितनी इन्फॉर्मेशन है आपके पास उससे मेरे हिसाब से 1300, 1350, 1400 ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप जस्टिफाई कर पाएंगे। ठीक है। इस बीच आज ब्रिटानिया ऊपर है। कल हमने अभी 3 बड़ी कंपनी मैरिको, नेस्ले और गोदरेज का एक व्यू सुनवाया था। एक बात रह गई थी ब्रिटानिया की तरफ से और ये हमने आपसे हमने बात रखी हुई थी कि ये भी दाम बढ़ा सकता है। खबर नहीं आई लेकिन शेयर चलना शुरू हो गया, ये करीब 1.5% ऊपर है। आनंद, ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है इसमें आपको कौन सा शेयर ठीक लग रहा है, फिर पूरा स्पेस कैसा दिख रहा है आपको? इस क्षेत्र में ब्रिटानिया और आईटीसी 2 शेयर थे जो थोड़ा सा कम चले थे या जहाँ पे परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर थी, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, वो दोनों अब चलना शुरू हो गए।
तो अगर एफएमसीजी में लेना है तो शायद यही दो शेयर हैं जो बेहतर रहेंगे। ठीक है, खैर बाजार बंद होने में सिर्फ 2 मिनट का समय है। ये 2 मिनट बहुत कीमती, इसलिए भी आप समझ लें कि आज बाजार में क्या क्या हुआ एक बार ये जान लीजिए, और उसके बाद आप सीधा मंगलवार को आएंगे ट्रेड करने के लिए। निफ्टी आज हरे निशान में आखिरकार बंद करके जा रहा है, 8933 का लेवल है। ये अच्छा कंसोलिडेशन पिछले 4 दिन में हुआ है और 8900 के ऊपर ही रहा। सेंसेक्स करीब 12 अंकों की बढ़त के साथ क्लोजिंग कर रहा है। हालांकि नंबर उतने इंटरेस्टिंग नहीं लग रहे जितने इंटरेस्टिंग और एनकरेजिंग कल आपको एग्जिट पोल के आंकड़े दिख रहे थे, फिलहाल वो थोड़े कम है। आज जिन सेक्टर्स जो शेयर्स चलते हुए दिखे उसमें आप ये कह सकते हैं कि ऑटो एंसिलरी शेयर्स का थोड़ा दबदबा था। बोश लास्ट में चलता हुआ दिखा, सोनाको और कुछ एक और ऐसी कंपनीज थी जो आज चलती हुई दिखी हैं। रही बात आईटी, थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट इसकी कंपनीज भी करती हुई दिखी क्योंकि फ्रंट लाइन आईटी कंपनीज के अंदर आज बाइंग थी। फार्मा कल के मुकाबले आज थोड़ा कम टूट रहा है, कल दबाव ज़्यादा था डॉक्टर रेड्डीज की वजह से, लेकिन आज थोड़ा सा कम टूटा है। इसके अलावा एफएमसीजी के कुछ एक शेयर्स आज वापस पार्टिसिपेट कर रहे थे, ब्रिटानिया ने मजबूती दिखाई है। बजिंग शेयर्स में आप सुनील हाईटेक, अडवाणी होटल्स, ये कुछ एक ऐसे स्मॉल मिड कैप शेयर्स थे जिनका आज पार्टिसिपेशन मार्केट के अंदर रहा। और अब बजाज इलेक्ट्रिकल, वैसे भी वाइट गुड्स जितने भी शेयर्स हैं उन सब के अंदर रिस्ट्रक्चरिंग या फिर वैल्यूएशन का बस कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव बना हुआ है। गोदरेज इंडस्ट्रीज बस काफ़ी चला, एक बजाज इलेक्ट्रिकल का ही पीयर है। केस इंटरनेशनल को ऑर्डर की वजह से मजबूती मिली। एस्कॉर्ट्स अपनी वैल्यूएशन को जस्टिफाई करवा रहा है और सुप्रीम इंडस्ट्रीज और साथ में इसके और पीयर्स भी हैं जो कि स्वच्छ भारत अभियान के बेनिफिशियरी हैं, वो चल रहे हैं। जीएसटी सेकंड मेगा ट्रिगर होगा इस इलेक्शंस के बाद, इसलिए अब लॉजिस्टिक कंपनीज में भी वापस कहीं ना कहीं बाइंग आती हुई दिखी है। अलेम्बिक फार्मा में इनके बड़ौदा प्लांट को 483 नहीं मिला, इसलिए सडन स्पाइक इसके अंदर हमको आता हुआ दिखा। पावर स्पेस में कुछ एक कंपनीज पे आप ध्यान रखें, जैसे टीडी पावर, यहाँ पे कुछ मोमेंटम बनता दिख सकता है। एनटीपीसी, रिलायंस पावर, टोरेंट पावर, ये कुछ एक ऐसे शेयर्स होंगे ध्यान रखने वाले। आज बाजार की जो क्लोजिंग मिली है वो 9 अंक बढ़कर 8936 मिला है। ये तो तय है कि जब मंगलवार को आप देखेंगे बाजार को तो ये लेवल नहीं दिखेगा, या तो यहाँ से 50-60-70 पॉइंट हो सकता है ऊपर, या तो हो सकता है 60-70 पॉइंट नीचे, ये आपको ज़रूर दिखने वाला है। उम्मीद तो करते हैं ऊपर ही दिखे, हम उम्मीद भी करते हैं कि 2-3 बार हम 9000 की बात कर चुके हैं। आखिरकार मंगलवार को उस मंगल घड़ी में 9000 के दर्शन हो ही जाए, जो अब तक नहीं हो रहे हैं, बार बार उसके बारे में रुक रहे हैं। मंगलवार और उसमें मंगल घड़ी मांग रहे हैं, अच्छा है। क्या कहेंगे आज की क्लोजिंग पर आनंद? एक टिपिकल नॉन ऑब्लाइजिंग रेंज बाउंड मार्केट, 3 लाख करोड़ के नीचे का ट्रेड ऑन अ डे जब इंटरनेशनल क्यूज अच्छे हैं और एग्जिट पोल एक्सपेक्टेड लाइंस पर है। देखिए अभी फिलहाल जो है मार्केट में बड़ी दुविधा है। अगर मोदी जी जीत जाते हैं तो वो उनकी जो अर्थव्यवस्था की नीति है वो अभी तक ऐसी नहीं दिख रही जो डिमांड को सपोर्ट करे, तो वो और भी भारी पड़ जाएंगे बाजार पे। और अगर नहीं जीतते हैं तो बाजार को ऐसे ही प्रॉब्लम है। तो इस वक्त जो है पॉलिटिक्स का और इकोनॉमिक्स का सिचुएशन ऐसा है कि ग्रोथ नहीं नज़र आ रही है, और जब तक वो नहीं नज़र आएगी तब तक बाजार के लिए एक रुख पकड़ के ऊपर जाना थोड़ा सा प्रॉब्लम ही रहेगा।